हेलो फ्रेंड, दिस इज ध्रुव चौधरी एंड आपका स्वागत है डीसी लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज हम डिटरमिनेंट को एकदम फिनिश करने वाले हैं। ठीक, लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल हम कैसे याद कर सकते हैं। अब देखो, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है ना, वैसे अगर रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो आप चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th में डिस्कस करते हो, जहाँ पर आपके सामने दो समीकरण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा बढ़ जाए, बस उससे ये होता है कि टर्म बढ़ जाती हैं और सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है कॉन्सेप्ट इसमें, क्योंकि हम आव्यूह के बारे में पढ़ते हैं तो आव्यूह का कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पर उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, वहां पर हम 3 प्रकार से सॉल्व करते हैं जो भी हमारे सामने समीकरण होते हैं। एक तो प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, बज्रगुणन लगाते हैं और विलोपन विधि। ठीक है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अलग कॉन्सेप्ट है, अलग टर्म इसमें और ज्यादा मिलेंगी वहां से। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। अब आव्यूह का इनवर्स आप मैंने कई तरीके से आपको सिखाया है। ठीक है, 2 तरीके से तो हम सीख चुके हैं, यहाँ पर हम तीसरे तरीके से ए इनवर्स को फाइंड करना सीखेंगे। अब देखो, अब ए इनवर्स को फाइंड तो करेंगे पर लेकिन एक कंडीशन होगी जहाँ पर ए इनवर्स फाइंड नहीं होगा। बस आपको वो चीज मैं पहले बता देता हूँ साइड में। अगर मान लो ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखो इसमें अगर हम जैसे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जब ए इनवर्स हम निकालते हैं तो ए इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। ये होता है ना फॉर्मूला निकालने का। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये चीज 0 हो जाए, ठीक है, ये चीज 0 हो गई तो 0 का किसी में भी डिवाइड करो इनफाइनाइट बना देगी। इसका मतलब ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए, तभी ए इनवर्स एग्जिट करेगा। ठीक है, अब यही अगर 0 हो गई तो इनवर्स एग्जिट नहीं करेगा। तो वही चीज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है? ये आपका ये होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, या मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, जहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है 0 आता है। अब ध्यान रखना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो ए इनवर्स एग्जिट नहीं करेगा। ठीक, अगर हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अब अगर ये कंडीशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए इनवर्स एग्जिट करेगा। अब इसी कंडीशन पर भी इसमें इससे कॉन्सेप्ट इसमें निकलेंगे। ठीक है, इसी कंडीशन पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकलेंगे। पहले हम बात करते हैं कि हमारे सामने आव्यूह कैसे रूप में हमको मिलेगा। तो देखो, हमको जो आव्यूह मिलेगा इसमें a1x प्लस, ध्यान से समझना, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। ठीक, ऐसे मिलेगा। ये इस प्रकार का एक समीकरण होगा, क्योंकि रैखिक समीकरण की हम बात कर रहे हैं। दूसरा होगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तो यहाँ पर देखो 2 टर्म बढ़ गई हैं, वहां पर क्या होता है x y होता है ओनली। ठीक, यानी 2 टर्म की बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टर्म बढ़ चुका है। अब तीसरा ऐसे a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ये हमारे सामने है। ठीक है, इस प्रकार का कोई आव्यूह होगा, इसका हमसे या तो क्या चीज पूछेगा, इनवर्स निकलवाएगा, या हमसे ये पूछेगा जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, संगत और संगत के बारे में हम बात करेंगे इसमें। तो देखो, ये हमारे सामने इस प्रकार के रूप में होगा तो सही, जो भी हमारे पास समीकरण होंगे इसको पहले हमें किस में, यानी इसको हमें आव्यूह के रूप में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, ध्यान रखना, आपके सामने इस प्रकार के समीकरण होंगे, पहले आपको क्या करना, उनको चेंज करना पड़ेगा, आव्यूह के रूप में चेंज बदलना पड़ेगा। ठीक, अब बदलेंगे कौन कौन सा? अब देखो, इसमें हम 3 आव्यूह बनाते हैं। ठीक है, 3। ठीक, 3 आव्यूह बनाएंगे हम। पहला आव्यूह किस किस से बनेगा? देखो, पहला आव्यूह बनेगा x y z इनके कोएफिशिएंट से। ठीक है, अब x y z क्या है, वेरिएबल ही तो हैं ये क्या चर हैं, यानी पहला जो वेरिएबल ऑफ कोएफिशिएंट, या एक मिनट हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल यानी चर के गुणांक से बनेगा, पहला चर के गुणांक। ठीक, तो पहला भी हम किससे बनाएंगे, चर के गुणांक से बनाएंगे, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये क्या है, कोएफिशिएंट है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, x y z, ये वेरिएबल है। तो एक समीकरण हम वेरिएबल से, एक आव्यूह हम वेरिएबल से बनाएंगे, चर से बनाएंगे। ठीक, और एक हम कांस्टेंट से बताएंगे। ठीक है, कांस्टेंट है जो ये आपको दिख रहे हैं तीनों, ये क्या कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट से हम बनाएंगे। ठीक, इनसे हम
तो पता चल गया आपको। पहला काम क्या करना है, हमको पहले आप भी बनाने हैं 3। ठीक, पहला आप भी होगा चर के गुणांक, जो भी हमारे साथ वेरिएबल है उनके हमको गुणांक लेने हैं। दूसरा हम चर को ही आप भी के रूप में सेट करेंगे। तीसरा हम कांस्टेंट से बनाएंगे। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे वो आप देख लो। अब देखो आप कैसे बनाओगे, इस प्रकार का आप भी आपको पता है, आयताकार रूप में बनाएंगे। ठीक, अब पहला किसको बनाना है आपको, चर के गुणांक ले लो। x का गुणांक कितना है, a1। फिर देखो आगे जा रहे हैं ना, तो इससे आगे चलो। y का क्या है, b1, z का क्या है, c1, x का क्या है, a2, y का क्या है, b2, z का क्या है, c2, x का क्या है, a3, y का क्या है, v3, z का क्या है, c3। ये बन गया। ठीक, ये बन गया हमारे सामने। फिर हमको क्या करना है, ठीक, अब हमको किससे बनाना है, वेरिएबल से बनाना है मैट्रिक्स। ठीक है, अब वेरिएबल कौन से हैं, एक्स वाई जेड, यही तो हैं, 3 ही वेरिएबल हैं। ठीक है, कितने हैं, 3, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लेते। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताना कि ये जो आप भी बन रहा है, ये 3x3 का बन रहा है। ठीक, अब जैसे अगर मान लो इन दोनों आप भी को अगर मैट्रिक्स, देखो ये चीज़ है, मैं इससे इनको बना रहा हूँ, इससे देखो ये जो डिब्बा इधर की यानी इक्वल टू इधर की बात कर रहा हूँ मैं, इनसे मैंने ये 2 आप भी बनाई। ठीक है, अब देखो इनसे ये आप भी बन रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई मैं जब करूंगा तो ये बनना चाहिए ना, यानी इनका गुणा होकर ये बनना चाहिए। जब इनसे मैं ये बना रहा हूं तो इनसे मल्टीप्लाई होकर के ये बनना चाहिए। अब मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन होती है, इसका जो भी मैं स्तंभ देखूंगा, स्तंभ का मतलब ये तो नंबर ऑफ स्तंभ देखेंगे हम इसके, वो इसकी पंक्ति के बराबर होनी चाहिए। अगर मान लो मैं इनको ऐसे सेट कर दूं, यानी एक्स वाई जेड को अगर मैं ऐसे सेट कर दूं, ठीक है, तो देखो इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं। और देखो 3 और इसकी हम इस पंक्ति को देखते हैं तो तीनों बराबर नहीं है ना, इसका मतलब इनका तो गुणा हो ही नहीं सकता। अगर मान लो मैंने ऐसे सेट किए ना तो इनका गुणा हो नहीं सकता, इसलिए हम इनको इस प्रकार सेट करते हैं। ठीक, ये इस प्रकार सेट करते हैं हम इनको, क्यों करते हैं, गुणा हो जाए। ठीक है, अब इनका आप गुणा करके देख लेना, यही आ जाएगा सेम टू सेम। ठीक, अब आपको क्या लगाना, देखो इक्वल दिख रहा है, इक्वल, इसके बाद कांस्टेंट को लिख दो सेम इसी प्रकार, d1 d2 d3। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लो पूरे को, ये बनकर आ जाएगा आपके सामने। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम मैंने मान लो लेट कर ली मैंने, इसको मैं ए मान लूँ, इसको मैं x से डिनोट कर दूँ। ठीक है, इक्वल, इसको मैं b से डिनोट कर दूँ। ठीक है, तो क्या बनकर आएगा, फिर क्या बनकर आएगा, इसको हम रफ कर देते हैं, 1 मिनट। क्या बनकर आएगा, ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी, ये बनकर आएगा ना, ये आएगा। ठीक, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, अब यहां पर देखो जो कॉन्सेप्ट है ना, उस कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं हम। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आया है उसको हम लगाएंगे, पहले मैं आपको निकाल कर बता रहा हूं। तो x बराबरी, अब यहां पर क्या करो, आप a इनवर्स से गुणा कर दो दोनों तरफ। ठीक है, a इनवर्स से दोनों तरफ पूर्व गुणा करने पर, पूर्व गुणा करने पर हम क्या कर रहे हैं, पूर्व गुणा। ध्यान रखना, गुणा 2 प्रकार का होता है, एक तो प्री होता है, प्री का मतलब पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। जैसे यहां पर मैं पूर्व गुणा कर रहा हूं किसका, ए इनवर्स का, तो पहले गुणा होगा, वो पहले लिखा जाएगा। ये इसका कहने का मतलब, प्री का मतलब, जैसे ये एक्स ए इनवर्स, देखो आगे लिखा है ना मैंने, प्री का मतलब आगे। अगर 2 प्रकार गुणा होता है, एक तो पूर्व और एक होता है आपका बाद में, बाद का मतलब पोस्ट। ठीक है, एक तो पोस्ट गुणा होता है, एक प्री होता है। तो प्री में क्या होता है, आगे गुणा करते हैं, आगे। अगर मान लो मैं इस पोस्ट गुणा करता तो बी ए इनवर्स लिखता, तो आपको क्या करना है, पूर्व गुणा करना है यहाँ पर। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या, आई के बराबर होता है, आपको पता है। ठीक है, बराबर ए इनवर्स बी। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, तो एक्स बराबर क्या निकल कर आएगा, ए इनवर्स बी। तो देखो ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। ठीक है, अब हम इस रूप में मैंने देखो चेंज पता क्यों किया। अब देखो x क्या है, एक्स वाई जेड। अब आप यहाँ पर देखो डायरेक्ट x को रखोगे तो एक्स वाई जेड आ जाएंगे ना। अब एक्स वाई जेड का हम यहाँ पर सीधा वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक है भाई, वहां पर हम क्या करते थे, वहां पर भी तो हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे। तो मेन रीजन इसमें क्या रहेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना। अब सीधा हम यहाँ पर इस चीज को लगा करके वैल्यू निकाल सकते हैं, अलग रहेगा ना, इसलिए। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, एक्स बराबर ए इनवर्स डॉट बी, यहाँ से। ठीक है, ये इस प्रकार से आया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, अब मेन यहां से हम डायरेक्ट हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज
यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो भी वो बोलेगा वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं भाई, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। पहले आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट चीज हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से तो स्टार्ट होगा क्वेश्चन सॉल्व करना, ये आपके लिए। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट बात पर, ठीक, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि संगत और असंगत बताइए, क्योंकि वहां पर भी तो संगत और संगत हम जानते थे ना, ठीक। अब देखो यहाँ से एक समीकरण, एक आप भी निकल कर गए ए बराबर, ठीक है, ये आप भी आया मान लो। आपको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। ये चीज बता रहा हूँ, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 आता है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो दो केस बनेंगे, ठीक है। अगर मान लो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो डिटरमिनेंट ऑफ अगर 0 है तो यहाँ पर पता क्या होगा, आप भी के पता क्या होंगे, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। वहां पर भी तो अद्वितीय हल निकलता था ना, क्या होगा, यूनिटी सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ पर अगर यूनिटी सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, तो वो कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है। बस सीधा क्या करेंगे, आप भी बनाएंगे, उसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, अगर वो 0 के बराबर नहीं, सीधा हम कह देंगे संगत है, ठीक है। जो भी हमारे सामने उसने दिया है समीकरण का है, वो कैसा है, संगत है। अगर मान लो वो 0 आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो क्या होगा, फिर हम पता क्या करेंगे, हम फिर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे। बी कैसे आएगा अभी बताया था मैंने, ठीक है, बी कैसे आया था, अगर ये करेंगे, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे। अब यहाँ पर भी दो केस बनेंगे, या तो ये 0 के बराबर आएगा, ये 0 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है, ये बनेगा ना। अगर मान लो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 के बराबर नहीं है तो पता क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक। अब कोई हल नहीं होगा, बात ही खत्म। अगर कोई हल नहीं है तो कैसा होगा, असंगत होगा, ठीक है। अगर मान लो ये अगर 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन, कैसे होंगे, अनंत हल होंगे उसके, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे उसके, अनंत हल होंगे। अनंत हल का मतलब संगत होगा वो, ठीक है। तो ये चीज आपको चेक करनी है। अगर यहीं पर सीधा प्रूव हो जाता है डिटरमिनेंट ऑफ 0 के बराबर, तो संगत है, अद्वितीय हल है, कोई दिक्कत नहीं। संगत और संगत अगर वो पूछे हमसे, ठीक है, तब हमको ये चीज लागू करनी है, ठीक। ये चीज आपको यहाँ पर पता चल गई होंगी, इंपोर्टेंट आपके लिए। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, तब आपको चीजें एकदम क्लियर होंगी, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जांपल ही लूंगा मैं आपके सामने, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। एग्जांपल से एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जांपल से आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल क्या बोल रहा है, एग्जांपल संगत और संगत का लिया मैंने, ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जांपल ही लिया आपका। एनसीईआरटी एग्जांपल में क्या करना है, हमको इन दोनों एग्जांपल में बताना है कि संगत और असंगत, ठीक है। कैसे चेक करेंगे संगत और असंगत, पहले वही सेम चीज आप भी बनाएंगे, ठीक है। तो ए बराबर आप भी जो बनेगा वो कैसे बनेगा भाई, ए बराबर ही तो माना था, जो इनके कोएफिशिएंट से बने, जो भी वेरिएबल है मेरे साथ। तो एक्स का यहाँ पर वेरिएबल कितना है 1, वाई का कितना है 2, एक्स का कितना है 2, ठीक है, वाई का कितना है 3, बन गया ना, आ गया ए, ठीक है। अब देखो बी भी देखते हैं, बी किससे बनेगा, इन वेरिएबल से, एक्स वाई, ठीक। अब सॉरी, बी तो कोएफिशिएंट इनसे बनेगा ना 2,3 से, एक्स बनेगा एक्स और वाई से, ठीक है। ये तो कांस्टेंट से बनेगा बी जो आप भी हो, आपको ये लेने कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट से ये। अब क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट। इसका जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा 1 2 2 3, तो देखो कितना आता है, देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। ये कितना था, तो देखो मैंने आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना बताया है। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस 1 का 3 के साथ 3, 2 का 4 के साथ 4, कितना आ गया -1, जो 0 नहीं है। तो बात यहीं पर प्रूव हो जाती है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो वो कैसा होगा, संगत होगा। संगत का मतलब यूनिटी सॉल्यूशन होंगे उसके, यूनिटी सॉल्यूशन का मतलब अद्वितीय हल होगा उसका, ठीक है। तो यहीं पर प्रूव हो जाता है ये कि जो भी हमारा समीकरण का दिया हुआ है वो कैसा है, संगत है, ठीक है। अब इसको देखते हैं निकाल करके, इनकी जरूरत नहीं है। ये कितना आएगा, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 3, एक्स का 2, वाई का 6, ये आ गया ना। अब यहाँ पर अगर बी निकालूंगा कितना आएगा, 5 और 8, ठीक है। अब देखो क्या निकालेंगे हम, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो देखो 1 3
2 6, ये आएगा ना, निकालो। 6 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 6, 3 का 2 के साथ 6, कितना आ गया 0। अब जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो तो 2 कैसे बनेंगे, ठीक है। 2 को कैसे चेक करेंगे हम चेक करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई हम बी के साथ कर देंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई हम बी के साथ कर देंगे, या तो वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। अब अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो संगत है, अगर 0 के बराबर नहीं आता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। असंगत का मतलब यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक। तो देखो कर लेते हैं क्यों यहाँ से, तो इसमें कोई कंक्लूजन निकला ही नहीं। अब नेक्स्ट चलेंगे हम क्या, हम चलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये निकालेंगे। तो देखो अब एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए मुझे, ए का क्या चाहिए, सेकंडस चाहिए। अब देखो अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो ना तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए। मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ, आप इसको ध्यान से देख लेना, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो आप 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट। कैसे समझते हैं, 1 3 2 6 है मान लो, ये है। आप पता कैसे निकालोगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट ऑफ ए सिंपल है निकालना। क्या करना है पता आपको करना है, इनको तो चेंज कर देना है, ठीक है। आपको इनको चेंज कर देना, इस वाली पंक्ति के मैट्रिक्स को कर दो आप उल्टा कर दो, ठीक है, चेंज कर दो। 6 को यहाँ पर पहुंचा दो, 1 को यहाँ पर पहुंचा दो, और इनका कर दो साइन चेंज, ठीक है। दूसरी जो भी आपका डायगोनल है ना, ये विकलित तो है, इनका आप कर दो साइन चेंज, बस निकल गया एडजॉइंट। ये होता है इसका एडजॉइंट, ठीक। ऐसे निकालते हैं। तो 1 मिनट, ठीक। अब देखो कर लो सॉल्व, इसका एडजॉइंट कितना निकला है, इसका निकला है 6 -3 -2 1। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, बी के साथ। कितना है 5 और 8, 5 8, ठीक है। कर लो सॉल्व। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया 7 की तरह करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो 6 का 5 के साथ होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30, -3 का इसके साथ होगा -24, ठीक है, ये आ गया। अब क्या होगा नेक्स्ट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ठीक है। तो -2 का 5 के साथ होगा, माइनस का 10, 1 का 8 के साथ होगा, प्लस का 8, ये हो जाएगा ना, ठीक। कितना है सॉल्व करके, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया -2। तो देखो ये जो आया है नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये नॉट इक्वल टू 0 है। कौन सा केस बन गया, ये, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर इसके क्या हो जाएगा, असंगत, कोई हल नहीं है इसका, ठीक है। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इसके, ठीक है। तो इस प्रकार हम चेक करते हैं संगत और असंगत, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि समीकरण काय को कैसे सॉल्व करते हैं, बस फिर ये चैप्टर आपका 4 से फिनिश हो जाएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अब देखो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं लास्ट, फिर चैप्टर फिनिश है आपका। ये एग्जाम्पल है आपका, समीकरण निकाय को हमें हल करना है, ठीक है। समीकरण निकाय को किससे हमें करना है, अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि समीकरण निकाय को आप आव्यूह की विधि से हल कीजिए, तो ध्यान रखना आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा जो मैं अब आपको लगाने वाला हूं, ठीक है। अब देखो आव्यूह की विधि को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले वही सेम प्रोसेस के साथ चलेंगे। पहले मुझे मैट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊंगा यहाँ पर, तो वही ए बराबर कैसे मैट्रिक्स बनेगा, कैसे निकल कर आएगा, इनका कोएफिशिएंट लेते जाओ, x का 1, y का -1, z का 1, x का 2, y का 1, z का -3, x का 1, y का 1, z का 1, आ गया ना। अब v बराबर कोएफिशिएंट से वो कांस्टेंट है ना, इनसे बन जाएगा कितना है 402, 402, इनसे आ गया ना। अब x बराबर जितने भी हमारे सामने वेरिएबल है उनको लिख दो, कितने x y z 3 वेरिएबल हैं, इनसे बन गया। अब देखो ध्यान से a b x सभी चीज कन्फर्म है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो x बराबर a इनवर्स b से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। आपको यहां से स्टार्ट करना है x बराबर a इनवर्स b से, ये चीज हम निकाल चुके हैं ना पहले से, यहां से। अब x कितना है, x y z ये है, ठीक है। अब a इनवर्स, अब आपको a इनवर्स निकाल कर लाना पड़ेगा, ठीक है। a इनवर्स तो हम निकाल कर सीख ही चुके हैं, वहीं से हम निकाल कर ले आएंगे, ये लिख दिया, ठीक है। अब मेन चीज है a इनवर्स फाइंड करना, सभी चीजें हैं। अब a इनवर्स साइड में हम निकाल लेते हैं, जो मेथड मैं आपको सिखा चुका हूं लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर हम यहाँ पर a इनवर्स फाइंड कर लेते हैं साइड में। तो देखो a इनवर्स आप अगर आप नहीं जानते हैं ना, तो a इनवर्स का आपके सामने रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, पहले a इनवर्स का फॉर्मूला लिखता हूं, तब आपके सामने समझ में आ जाएगा। a इनवर्स के लिए होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, ये ठीक है, ये चीज है।
ए इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ निकालते हैं, उसमें डिटरमिनेंट का भाग दे देते हैं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ अगर 0 आ जाता है तो इनवर्स एग्जिट ही नहीं करता, हम फिर आगे ही नहीं चलते। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इनवर्स फाइंड हो जाता है, एग्जिट है इनवर्स का। ठीक है, तो पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए ही निकाल कर चेक कर लेता हूँ कहीं ये 0 तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड फिर एग्जिट ही नहीं करेंगे जब इनवर्स अगर एग्जिट ही नहीं है तो। ठीक है, तो पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए इस जो भी मेरे सामने मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, 1 - 1 1 1 - 1 1, फिर क्या है 2 1 - 3 2 1 - 3, फिर क्या है 1 1 1 1 1 1। ठीक, ये है। अब आप देखो ध्यान से, अब मैंने आपको इस प्रकार के मैट्रिक्स को सॉल्व करना सिखा चुका हूँ। ठीक है, आप वीडियो को सीक्वेंस में देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम देखो इसकी इस रो के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं, तो 1 के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, ये कैंसिल 1 का मल्टी 1 के साथ 1 -3 का 1 के साथ होगा तो माइनस का 3 आएगा, और एक माइनस एक्स्ट्रा चलता है, ये आ गया। ठीक है, अब देखो फिर साइन चलता है ना, तो माइनस प्लस का 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं ना तो साइन के साथ करते हैं, तो ये साइन प्लस का होता है, प्लस का लिया था, फिर माइनस आता है, माइनस का लिया था, उस माइनस ने इस -1 को प्लस का 1 कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस ही आ जाएगा, तो साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलते हैं भाई। ठीक है, अल्टरनेट, अगर किसी को नहीं पता है तो ये कैंसिल 2 का मल्टी 1 के साथ 2, -3 का 1 के साथ माइनस का 3, और माइनस प्लस का 3, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस आता है, फिर प्लस का 1, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ये कैंसिल 2 का मल्टी 1 के साथ 2, 1 का मल्टी 1 के साथ 1, ये आ गया ना। ठीक, अब देखो 3 + 1 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 4, 3 + 2 5, 2 में से 1 जाएगा 1, कितना हो गया ये 5 और 4 9 और 1 10, कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब देखो ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिट करेगा। ठीक है, अब ए इनवर्स एग्जिट करेगा तो उसके लिए पहले अब एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, बस ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम, ए का सेकंडर्स निकालने के लिए हमें ए के सेकंडर निकालने पड़ते हैं। ठीक है, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर। अब देखो इनके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो थोड़ा प्रोसेस होता है लॉन्ग, तो निकालते हैं इसके। तो अब ये फैक्टर को या तो आप ए से दिखा सकते हो, जो भी हम निकालते हैं इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, या फिर अब मैं निकालता हूँ कोफैक्टर। ठीक है, तो अगर आप सी से दिखा सकते हो उसको, ए को ए से दिखा सकते हो, बता चुका हूँ मैं वीडियो में। ठीक है, तो C11 सी से दिखा सकता हूँ। ठीक, फिर हम C12 निकालेंगे, क्योंकि इसमें C13 भी है। ठीक है, फिर हम C21 C22 C23 निकालेंगे। ठीक है, C31 C32 C33 ये भी निकालेंगे। ठीक है, साइन लिख देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है ना। ठीक है, अब निकालते हैं। देखो इसको निकाल रहा हूँ मैं, इस वाले एलिमेंट का क्या निकाल रहा हूँ मैं, उपसारणक निकाल रहा हूँ, सॉरी सेकंड निकाल रहा हूँ, सेकंड से सेकंडज। ये एडजॉइंट ऑफ पता है क्या है, ये ए का सेकंडज है, और सेकंडज जो होता है वो सेकंड से निकलता है, हम सीख चुके हैं। ये कैंसिल 1 का मल्टी 1 के साथ होगा तो 1 आएगा। ठीक है, 1 का मल्टी 1 के साथ होगा 1, फिर माइनस 3 का 1 के साथ होगा तो माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा, 3 + 1 4, कितना आ गया 4। ठीक है, 4 कितना आ गया 4। अब देखो, अब बात करते हैं C12 की, ये वाला, ये कैंसिल 2 का मल्टी 1 के साथ होगा तो -3 का 1 के साथ होगा, माइनस प्लस का 3, कितना आ गया 5। ठीक है, इसकी बात करते हैं, ये कैंसिल 2 का मल्टी 1 के साथ 2, 1 का 1 के साथ 1, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, ये कैंसिल -1 का मल्टी के साथ मल्टीप्लाई, -1 1 का 1 के साथ 1। ठीक है, कितना हो गया -2, माइनस प्लस का 2 हो गया। ठीक है, इसके देखते हैं, ये कैंसिल ये 1 का 1 साथ 1 का फिर 1 के साथ 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं इसको, ये कैंसिल 1 का मल्टी 1 के साथ 1, -1 का 1 के साथ माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो इसके रेस्पेक्ट अब इनका निकालते हैं। ठीक है, 31 32 33 का, ये कैंसिल -1 का -3 के साथ 3, 1 का 1 के साथ 1, माइनस आता है वो, कितना आ गया 2। ठीक है, अब इसका निकालते हैं, ये कैंसिल -1 का 3 के साथ माइनस का 3। ठीक है, ये और ये कैंसिल हुआ था, 2 का 1 के साथ 2, कितना हो गया -5, तो माइनस प्लस का 5 हो गया। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल 1 का 1 के साथ 1, 2 का -1 के साथ माइनस का 2, माइनस प्लस का 2, कितना हो गया 3,
3 ये आ गया। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, ये हमारे सामने आ चुके हैं सेकंड। ठीक है, अब हम कैसे निकालते हैं सेकंड है वो भी आप सीख सकते हो। अब आप क्या करो, जो भी हमारे सामने सेकंड है ना, इनसे आप भी बना दो। ठीक है, इन सेकंड से बना आव्यूह, इन सेकंड से बना आव्यूह, बनाओ आव्यूह क्या आएगा, उसी क्रम में लिखना है जिस प्रकार आप एलिमेंटों को दिखाते हो। 4 -5 1, 4 -5 1, 2 0 2 0 -2, 2 5 3, 2 5 3। ठीक है, ये अब आप इसको बी के बराबर लेट कर लो। ठीक है, बी तो यहाँ पर था ही, सी कर लेता हूँ, सी के बराबर लेट कर लेता हूँ। ठीक है, किसी के साथ लेट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आएगा एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, सी का कर दो आप परिवर्त। ठीक है, इसका सी का डैश निकाल दो, डैश का मतलब परिवर्त होता है। परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे, पंक्ति स्तंभ में कन्वर्ट हो गई। 4 -5 1, इस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो 2 0 -2, इस वाली को कर दो 2 5 3। तो जितनी भी पंक्ति थी स्तंभ बना दी मैंने, आगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से अब ए इनवर्स निकाल सकते हैं हम। तो इनवर्स के लिए क्या होगा, इसको डिट्टो लिख दो यहाँ पर, 4 -5 1, 2 0 -2, 2 5 3। किसका भाग देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ इसका 10 का। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, 1/10 ये आ गया 4 -5 1, 2 0 -2, 2 5 3 ये। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ क्या आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है सब कुछ। ठीक है, तो ए इनवर्स आ गया। अब इसको यहाँ पर आप लिख दो। तो देखो 10 का अगर अंदर में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, या डिवाइड ही नहीं करते, हम अलग ही रख लेते हैं उसको। ठीक है, 1/10 यहाँ पर रख लेता हूँ। कितना है, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब तो सॉल्व तो करना आप जानते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे आप मैट्रिक्स का। तो कैसे होगा मल्टीप्लाई, देखो इस वाली का इसके ऐसे होगा 7 की तरह, तो 4 का 4 के साथ 16, 2 का 0 के साथ 0, उसको नहीं लिखते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ गया। अब करो इसका इस वाली रो का इस वाली के साथ, तो -5 का 4 के साथ माइनस का क्या हो गया 20 हो गया, 5 चौक 20, 0 का 0 के साथ 0, उसको लिखते हैं 5 दूनी 10। ठीक, 1 का इसके साथ, अब इसका इस वाली के साथ 1 का 4 के साथ 4, -2 का 0 का 0, 3 दूनी 6 ये आ गया। अब देख लो सॉल्व होकर के क्या आ रहा है, यहाँ से 1/10 पहले से था, 16 और 4 20, ये कितना आ गया माइनस का 10, ये कितना आ गया 6 और 4 10। ठीक है, अब आप अंदर 10 का डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर तो पहले से ही था ना, ये x y z, ये पहले से ही था, यहाँ पर भी पहले से ही था x y z, ये इसके इक्वल में चल रहा था। ठीक है, 10 का 20 में डिवाइड करोगे 2, 10 का इसमें करोगे माइनस का 1, 10 का इसमें करोगे 1। देख लो यहाँ से कंपेयर करके, x का मान कितना आ रहा है 2, y का कितना आ रहा है माइनस का 1, z का कितना आ रहा है 1। ठीक है, ऐसे क्यों कंपेयर करना तो आप जानते होंगे। अब मैट्रिक्स के पहले लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था कि आव्यूह की समानता हम कर सकते हैं कि दोनों आव्यूह का क्या हो, दोनों आव्यूह का जो भी क्रम है ना ऑर्डर सेम हो तो हम कंपेयर कर सकते हैं। वहां से हमने कंपेयर कर दिया, x का मान 2, y का मान -1, z का मान 1, ये आगे हमारे सामने वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना एकदम आसान है आव्यूह की विधि से, बस क्या करना x बराबर a इनवर्स b से चलते हैं हम, x बराबर a इनवर्स डॉट b से चलते हैं हम, बस मेन फोकस होता है a इनवर्स b। अब a इनवर्स b तो सिंपल है निकालना, जो हम पिछले लेक्चर में भी सीखा था, a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ कैसे निकालते हैं, पहले हमारे सामने जो आव्यूह है ना उसका हम निकालते हैं सेकंड, सेकंड निकाल लिए, इन सेकंडों से एक आव्यूह बना देते हैं, बना दिया और उसका कर दो परिवर्त, ये निकल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब उसमें आप डिटरमिनेंट का डिवाइड कर दो, ए इनवर्स आ गया, उसका सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखना भाई। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में, ये आप यहाँ से याद रख लो भाई। ठीक है, किसी ना किसी सेट में पक्का 100% कह रहा हूँ 8 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इससे ध्यान रखना आप। ठीक, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको बस ये बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, बस आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।